नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है। इस दौरान दोनों उम्मीदवारों के बीच रूस और यूक्रेन की युद्ध, इजराइल और हमास जंग, सीमा से जुड़ी समस्या, अप्रवासन यानी इमिग्रेशन और अर्थव्यवस्था, कैपिटल हिल दंगे और अबॉर्शन जैसे मुद्दों पर जमकर बहस हुई। दोनों की बहस में चीन, रूस, इजराइल और ईरान कई बार आए। डिबेट के अंत में कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका के भविष्य को लेकर उनका और ट्रंप का नजरिया बिल्कुल अलग है। मेरा ध्यान भविष्य पर है, ट्रंप अतीत में अटके हैं। इस डिबेट के खत्म होने के बाद CNN चैनल ने तुरंत एक पोल करवाया जिसमें डिबेट देख रहे लोगों में से 63% ने यह माना कि कमला हैरिस ये डिबेट जीती हैं और 37% ने माना कि ट्रंप इस डिबेट में हावी रहे। करीब 90 मिनट तक चली प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला हैरिस और ट्रंप ने एक दूसरे की नीतियों की जमकर आलोचना की। 90 मिनट की बहस में कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को बार बार परेशान किया। हैरिस ने ट्रंप को उनकी रैली में भीड़ की संख्या और कैपिटल हिल पर हुए हमले को लेकर घेरा। हैरिस ने उन अधिकारियों का भी जिक्र किया जो कभी ट्रंप के साथ थे और अब उनकी जमकर आलोचना करते हैं। कमला हैरिस ने ट्रंप को उकसाया कि वो उन अधिकारियों का बचाव करें। अगर बहस इस बात पर जीती या हारी जाती है कि उम्मीदवार उन मुद्दों का सबसे अच्छा फायदा उठाए जो मतदाताओं से सीधे जुड़ते हैं, तो कमला हैरिस इस मामले में कामयाब नजर आती हैं। कमला हैरिस मुद्दों को अपने हिसाब से मोड़ने में भी कामयाब रही। जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ती गई, हैरिस ने कई बार ट्रंप पर ऐसे हमले किए जिनका जवाब देने के लिए ट्रंप मजबूर लग रहे थे। पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट जो ट्रंप और बाइडेन के बीच हुई थी, उसके मुकाबले इस बहस में तस्वीर बिल्कुल उलट लगी। कमला हैरिस हमलावर थीं और ट्रंप डिफेंसिव। तो आपको एक बार दिखाते हैं इस ग्राफिक के जरिए कि कमला हैरिस ने क्या कहा है, ट्रंप ने क्या कहा है। तो कमला हैरिस ने कहा कि हमारे सपोर्ट की वजह से यूक्रेन अभी तक स्वतंत्र देश है। लेकिन इसके ही जवाब में कमला हैरिस ने यह भी कहा है कि मिडिल क्लास के टैक्स में कटौती करूंगी, छोटे बिजनेस को बढ़ावा दूंगी। ये कमला हैरिस ने कहा और ये भी कहा कि ट्रंप ने एक खराब अर्थव्यवस्था छोड़ी थी। हमने उस खराब अर्थव्यवस्था को ठीक किया। ट्रंप की वजह से 20 राज्यों में गर्भपात पर बैन लगा है। रेप पीड़िता को अपने फैसले लेने में दिक्कत आ रही है। कमला हैरिस ने कहा अबॉर्शन के मामले पर कि मैं गर्भपात की इजाजत का बिल पास करूंगी। कमला हैरिस ने यह भी कहा है इजराइल के मुद्दे पर कि मैं इजराइल से नफरत नहीं करती हूं। विदेश नीति पर ट्रंप कमजोर हैं। और अब आपको ये दिखाते हैं कि इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया और कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध ही नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे देशों के लोगों पर वो टैक्स जो है वो बढ़ाएंगे। टैक्सेशन के मुद्दे पर उन्होंने ये कहा और ये भी कहा कि आज हमारे देश में ऐतिहासिक महंगाई है। दुनिया भर से लाखों लोग हमारे देश आ रहे हैं। अवैध अप्रवासी हमारी नौकरियां ले रहे हैं। ट्रंप जो है वो हमेशा अप्रवासियों के मुद्दे पर काफ़ी हमलावर रहे हैं। तो उन्होंने इस मुद्दे पर भी कहा और कहा कि न कभी प्रोजेक्ट 25 पढ़ा है, न कभी पढ़ूंगा। ये अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मेरे समय में अर्थव्यवस्था बेहतरीन थी। तो आपको दिखाते हैं कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। सुनाते हैं कुछ बातें उनकी। Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. 16 Nobel laureates have described
his economic plan as something that would increase inflation and by the middle of next year would invite a recession. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. I went to the Wharton School of Finance, and many of those professors, the top professors, think my plan is a brilliant plan. It's a great plan. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. And her vice presidential pick, which I think was a horrible pick, by the way, for our country, because he is really out of it. Trump abortion bans that make no exception even for rape and incest. Donald Trump certainly should not be telling a woman what to do with her body. If Donald Trump were to be reelected, he will sign a national abortion ban. Understand, in his Project 2025, there would be a national abortion, a monitor that would be monitoring your pregnancies, your miscarriages. I'm not signing a ban, and there's no reason to sign a ban. What she says is an absolute lie. I have been a leader on IVF, which is fertilization. The IVF, I have been a leader. Will she allow abortion in the 8th month, 9th month, 7th month? Come on. Okay, would you do that? And I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. And I will tell you, the one thing you will not hear him talk about is you. You will not hear him talk about your needs, your dreams, and your desires. And I'll tell you, I believe you deserve a president who actually puts you first, and I pledge to you that I will. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there, and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics. That's because people want to take their country back. Our country is being lost. We're a failing nation. And it happened 3.5 years ago. And what's going on here, you're going to end up in World War III. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. She's destroying this country, and if she becomes president, this country doesn't have a chance of success. Not only success, we'll end up being Venezuela on steroids. ट्रंप और कमला हैरिस एक दूसरे पर हमलावर रहे और एक दूसरे पर कुछ व्यक्तिगत हमले भी किए हैं। तो बहुत दिलचस्प रही ये बहस, जिस पर सबकी नज़र लगी हुई थी कि क्या होगा इस बहस में। हालांकि इस बहस से जो आखिरी नतीजे होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, उस पर कितना असर पड़ेगा ये नहीं पता, लेकिन कम से कम जो माहौल बनता है और उसके बाद जो एक पोलिंग होती है कि कौन कितना लोकप्रिय रहा, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कमला हैरिस काफ़ी हावी नजर आई। ये पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट थी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। हालांकि प्रेसिडेंशियल डिबेट पहले एक हो चुकी है, पर तब जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप थे और उस समय जो बाइडेन काफ़ी लड़खड़ा से गए थे और ऐसे लड़खड़ाए कि फिर उनकी उम्मीदवारी भी गई। डॉक्टर रविंदर सचदेव हमारे साथ हैं, जो डायरेक्टर हैं USINPAC के। इस वक्त ये डिबेट आपने भी देखी और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो मेन बातें हैं, जो पॉलिसीज़ जिन पर बातें होनी थी, सबसे पहले तो इस डिबेट को देखकर आपको क्या लगा? बॉडी लैंग्वेज से लेकर जिस तरह कमला हैरिस मुस्कुराती और हंसती रही, डोनाल्ड ट्रंप थोड़े डिफेंसिव से लगे, क्या लगा आपको? थैंक यू वेरी मच। जब मैंने 1 घंटा डेढ़ घंटा पूरा देखा, उस समय मुझे लगा डेफिनेटली ये डोनाल्ड ट्रंप डिफेंसिव में है, कमला हैरिस उसे टॉन्ट कर रही है, क्योंकि उनको ये आइडिया और कहा जाता है ट्रंप के बारे में, कोई ऐसी चीज कह दो कि वो इरिटेट हो जाए, वो टॉपिक से कहीं चला जाए। तो कमला हैरिस ने काफी वो कुछ किया। तो डिबेट के एंड तक जो मुझे लग रहा था ठीक है, अच्छी डिबेट गई, क्योंकि कमला हैरिस के लिए एक और चीज था, इस डिबेट में उन्हें फेल नहीं होना था। बहुत ज्यादा अच्छा ना करे पर उनको कम से कम अपनी कैंडिडेसी रखनी थी। ऐसा ना हो कि कमला हैरिस के ऊपर ट्रंप पूरा। तो जो पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ था जिसमें जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप थे, उसमें काफी लड़खड़ाए थे डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में जो बाइडेन, और उनकी कैंडिडेसी चली गई उनके उस परफॉर्मेंस के बाद भी। तो कितना क्या कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने इस डिबेट में कैसा परफॉर्म किया? जाहिर है कि एक परसेप्शन जरूर बनता है इससे। एग्जैक्टली, 2 चीजें हैं। तो वो सुबह की बात थी, बट अभी आप रिव्यू CNN की दिखा रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि प्रो ट्रंप न्यूज़पेपर है, फ्री मार्केट्स वाला,
उसके एडिटोरियल कह रहे हैं ट्रम्प लॉस्ट द डिबेट। तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, केवल ये नहीं कि CNN या वॉशिंगटन पोस्ट जिन्हें कहा जाता है दे मोर लिबरल आउटलेट्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सब कह रहे हैं कि ट्रम्प परफॉर्म मिजरेबली। सो कमला हैरिस वन दिस डिबेट। वन सेकंड, इन डिबेट्स का इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, इस डिबेट में ये नहीं है कि कमला हैरिस ट्रम्प से बेहतर कर गई तो डिबेट जीत गई, नहीं। ऑब्जेक्टिव इस डिबेट में ये होता है कि जो मिडिल के वोटर्स हैं, जिन्होंने अपना माइंड डिसाइड नहीं करा है, जो स्विंग है, जो इंडिपेंडेंट है, उनको कन्विंस करके अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। अब ट्रम्प जो कर रहे थे और जो भी वो बोल रहे थे, उनके जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनको अच्छा लगा होगा, तो ट्रम्प ने मानिए अपने बेस को तो कंसोलिडेट करता रह रहा है, राइट। बट ट्रम्प ने इस डिबेट में कोई ऐसी चीज नहीं करी या बोली जो कि वो उन अनडिसाइडेड मिडिल स्विंग को अट्रैक्ट करे। तो जी आप कह रहे हैं कि जो डिवाइडेड वोटर्स और जो ओपनली वहां पे भारत की तरह नहीं होता, खुलेआम लोग बताते हैं कि वो रिपब्लिकन है कि डेमोक्रेट हैं, ऐसे कुछ छुप के वोटिंग कम ही लोग करते हैं, लेकिन जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, तो जो उनकी फेथफुल हैं वो तो वहीं रहे, पर वो लोग जो अभी इरादा नहीं बना पाए हैं, कि वो नए लोगों को जोड़ने में कामयाब नहीं हुए डोनाल्ड ट्रंप, आप कह रहे हैं इस डिबेट के माध्यम से, पर क्या कमला हैरिस जोड़ने में कामयाब हुई हैं? और वो क्या बातें थी कमला हैरिस की जिससे जो युवा हैं खास करके या महिलाएं हैं वो उनके साथ जुड़ रही हैं, या अनडिसाइसिव वोटर्स उनके साथ आ रहे हैं? डेफिनेटली। सो इस इन डिबेट्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मिडिल के वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचना किसी भी प्रेसिडेंशियल डिबेट में, राइट। कमला हैरिस ने 3-4 पॉइंट्स बोले। एक तो वो बार बार बोलती रही मिडिल क्लास, मैं जो करूंगी मिडिल क्लास के लिए करूंगी, राइट। तो उनके जो ऑलरेडी कमिटेड डेमोक्रेट्स हैं, पर जो अनडिसाइडेड है, जिन्होंने सोचा नहीं कि मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, उनको वो एक्सपैंड मिलता है बेस मिडिल क्लास का। अबॉर्शन का बेसिस आप वेरी मच, आप पहले भी कह चुकी हैं, विमेन को लेकर के डेफिनेटली। इसके अलावा हैरिस ने एक बहुत बड़ी चीज कही बार बार कि लीडर की क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जब आप बात कर रहे हैं कि लीडर की क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो ट्रम्प को बोल रही है यूर अ डिसग्रेस एंड ऑल, इस तरह को छोड़िए, बट जब आप बात करते हैं लीडरशिप की, इसका मतलब आप अपना विजन उठा रहे हैं और बाकी लोगों को और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कमला हैरिस ने कई चीजें जो कही, उन्होंने ऑब्वियसली अपना हाउसिंग कहा कि मैं $25,000 के ये स्टार्टअप्स के लिए, ये उस तरह की स्कीम्स हैं, परंतु मेन चीजें वो डिबेट को इस तरफ ले गई कि मैं एक टॉल ऊंची लीडर हूं और पूरे अमेरिका की लीडर हूं। उसने ये भी कहा जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगी पूरे अमेरिका की बनूंगी। तो इस तरह से कमला हैरिस जो पुश कर रही थी, वो पुश कर रही थी डेमोक्रेट्स जो उसके पाले में ऑलरेडी हैं, वो तो हैं ही, नयों को कन्वर्ट करने के लिए। और इसमें एक क्विक एग्जांपल दूंगा, उसने बड़ा स्मार्ट चीज करी। ये डिबेट हो रही थी पेंसिल्वेनिया की स्टेट में, जो कि कहा जा सकता है इधर उधर कहीं भी जा सकती है। कमला हैरिस ने कहा कि पुतिन कीव जीत जाएगा, अगर ट्रंप रहा तो पुतिन कीव में आके बैठ जाएगा, और कीव ही नहीं, वो बगल में पोलैंड को थ्रेटन करेगा, राइट। और उसने फिर ये कहा कि पेंसिल्वेनिया जहां ये डिबेट हो रही है, यहाँ पे 8 लाख पोलिश अमेरिकन हैं, जो अमेरिकन जो पोलिश डिसेंट के हैं। तो उसने कहा उन 8 लाख पोलिश अमेरिकन को तो बड़ी परेशानी होगी, तुम जो कह रहे हो। तो उसने बहुत स्मार्टली, देखिए, एक नया सेगमेंट कैप्चर करने के लिए कि पोलिश अमेरिकन हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज कम नाम ने चली, जिसके चलते वो मिडिल को जो अनडिसाइडेड है उनको तो एटलीस्ट कनेक्ट करने में कामयाब रही। तो डोनाल्ड ट्रंप किन मौकों पे डिफेंसिव नजर आए? ऐसा लग रहा था इस डिबेट के दौरान कई बार, जब कमला हैरिस मजबूर कर रही हैं उन्हें जवाब देने के लिए, और उनके ऊपर काफ़ी हमलावर हैं, और ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। कमला हैरिस लगातार मुस्कुराती भी नजर आई, और लगता था जैसे डोनाल्ड ट्रंप कुछ परेशान से हैं, और कुछ व्यक्तिगत हमले दोनों तरफ से हुए। तो उस तरह से ट्रंप जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा उलझे हुए से दिखाई दिए। वेरी राइट। एक तो जब डिबेट शुरू हुई, आप देखिए कमला हैरिस आई स्टेज पे और वो ट्रंप की तरफ गई और आगे जाके उन्होंने हाथ मिलाया। ये पावर प्ले होता है। वो भी कुछ सालों के बाद हुआ था शायद, वो कुछ सालों से बंद था दिस हैंडशेक। हाँ, एग्जैक्टली राइट। तो दैट वाज डोमिनेट कौन कर रहा है स्टेज पे, वन। सेकंड, ट्रंप के पास अपॉर्चुनिटी थी कमला हैरिस को इमिग्रेशन को लेके, इलीगल इमिग्रेशन जो आप बता रही हैं, सब पता ही है, और इकोनॉमी को लेके कमला हैरिस को अच्छे से क्रिटिसाइज करने की। जी, ट्रंप ने वो नहीं करा या ना कर पाए। यहां हैरिस ने उसको टॉन्ट किया कि आपकी रैलीज तो बड़ी बोरिंग होती है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। ट्रंप उस बात से इतना उखड़ गया कि वो अपनी रैलीज की बात करने लगा। फिर अमेरिका में इस समय एक रूमर चल रहा है कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं ना, हाइटी एक जो वहां से, वो इमिग्रेंट्स, स्प्रिंगफील्ड एक शहर है, वहां पर कुत्ते और बिल्लियों को खाते हैं।
जिसके बारे में ट्रम्प बोल रहे थे। हाँ, कि इमिग्रेंट्स आके हमारे देश में हमारे पेट्स को खा रहे हैं। तो ट्रम्प मतलब एक तरह से स्टंबल गए, उखड़ गए। तो ट्रम्प डिफेंसिव में जाता दिखा, और जो उसके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सबसे बड़ा इकोनॉमी का और इमिग्रेशन का, उस पर वो हैरिस को डोमिनेट नहीं कर पाया। हैरिस उसको चीज को साइड स्टेप कर गई, वो किसी और टॉपिक पे चली गई। तो ट्रम्प के लिए ये डिबेट डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। कमला के लिए पॉजिटिव रही, एज यू योरसेल्फ नोट, हमेशा वो एक तरह स्माइलिंग रही, प्लेजेंट रही, और कई बार तो खैर फेशियल एक्सप्रेशंस जो भी थे। जी, एक और आखिरी सवाल आपसे ये कि डोनाल्ड ट्रंप जब से कमला हैरिस आई हैं कैंडिडेट के तौर पे, जो डेमोक्रेट कैंप है उसमें बहुत एक एनर्जी है, ऊर्जा है, और एक बहुत ही दिलचस्पी आ गई है इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में, एक एनर्जी भी है। पर क्या ये डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस पर्सनालिटीज़ में उलझ गया है ये चुनाव, बजाय इसके कि जो पॉलिसीज़ थी जिन पे बात होनी थी, चाहे इकॉनमी हो, चाहे लीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा हो, क्या पॉलिसीज़ लोग भूल गए हैं और इट इज़ मोर अबाउट कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, आप बहुत सही कह रहे हैं, पर बात ये ना, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व हो जाता है वो सारी की सारी बात पर्सनालिटी पे आ जाती है। राइट, सो दैट इज देयर, बट एट द सेम टाइम पॉलिसीज हैं, जैसे भी बात हो रही है इकोनॉमी और इमिग्रेशन ट्रंप के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पत्ते हैं, और इधर हैरिस के पास अबॉर्शन बहुत बड़ा पत्ता है। राइट, एंड सेकेंडली ओवरऑल लीडरशिप कि क्या हमें ऐसा एक अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट चाहिए व्हाइट हाउस में। तो इन दोनों के पास अपने अपने मुद्दे हैं, और अभी ओपिनियन पोल्स जो अभी तक हैं मोरलेस दोनों बराबर चल रहे हैं। एंड इस डिबेट का अभी हम कह रहे हैं कमला हैरिस जीत गई, पर इसका कितना फर्क पड़ेगा ये 2-3 हफ्ते में पता चलेगा। परंतु जरूरी नहीं है कि जो डिबेट जीत जाते हैं, 2016 में ट्रंप डिबेट हारे थे हिलरी क्लिंटन से, बट ट्रंप जीत गया था प्रेसिडेंसी। राइट, तो इन डिबेट्स में कई बार जरूरी नहीं है, बट ये होता है कि कमला हैरिस का मोमेंटम कायम रहेगा। डेमोक्रेट्स जैसे आप कह रही हो उनमें और ऊर्जा भरेगी कि भाई हाँ, हमारे पास क्षमता है, हम जीत सकते हैं शायद। अगर आज की डिबेट में कमला हैरिस थोड़ा वीक और परफॉर्म करती, तो जो मोमेंटम है इनके बेस में, इनके वॉलंटियर्स में, बाहर फील्ड में जाके काम करने का, वो कम हो जाता। आप सही कह रहे हैं, फाइनेंशियल डोनर्स कम हो जाते। जी, आपने सही कहा कि वो उनके फाइनेंशियल डोनर्स कम हो जाते। उनकी कैंडिडेसी जो अनकॉन्टेस्टेड रही है, जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं है, वो बिल्कुल निर्विरोध चुनी गई हैं, वो मजबूत रहेगी। ये एक बड़ा सवाल है कि डिबेट का जो परफॉर्मेंस है वो असली चुनावी नतीजे पर क्या असर डालेगा। सही बताया आपने कि 2016 में ट्रंप जो है वो एक तरह से डिबेट हारे थे हिलरी क्लिंटन से, लेकिन जीते ट्रंप थे। तो असली चुनावी नतीजे पर इन डिबेट के नतीजों का क्या असर होता है, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका में सिख धर्म पर दिए गए बयान को लेकर विवादों में हैं। उन्होंने ये कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की आज़ादी होगी या नहीं, इस पर लड़ाई है। तो अपने बयान से उन्होंने एक हंगामा फिर से खड़ा किया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी इसके ऊपर हमलावर है, और 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा भी गर्म हो गया है। कल ही मंत्री हरदीप पुरी ने भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को पगड़ी पहनने की इजाज़त है, क्या एक सिख को कड़ा पहनने या गुरुद्वारे जाने की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं है बल्कि सभी धर्मों के लिए है। अब इस बयान के बाद बीजेपी सड़कों पर है, और दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर आज खूब प्रदर्शन हुए, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैनर, ये प्लैकार्ड्स लेकर वहां पर सिख पहुंचे कि सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी के इस बयान के बाद में कई सिख संगठन जो हैं वो यहाँ पर जुड़े। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन हुआ है राहुल गांधी के घर के बाहर भी। तो इस पर क्या कहना है बीजेपी का? कल ही मंत्री हरदीप पुरी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, और आज किरेन रिजिजू ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनाते हैं। विदेशों में जाकर के भारत के बारे में बुरा भला कहना, भारत को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं है, और भारत को कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। जहाँ तक हमारा जमीन का सवाल है, मोदी जी आने के बाद हमारा 1 इंच जमीन कोई कब्जा नहीं कर पाया।
मैंने विपक्ष के नेताओं को कहा था पिछली बार सदन में कि समय है तो मेरा साथ चलिए। और 1962 से पहले अगर बॉर्डर में डिमार्केशन नहीं था, वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आज आकर के हमारे जमीन को कब्जा कर लेंगे, ये संभावना नहीं है। विदेशों में जाकर के भारत का अंदर का बात और भारत को ही अटैक करना, ये तो शोभा नहीं देता है। चीन के मुद्दे पर किरण रिजिजू जवाब दे रहे थे। ऐसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बात की है। अमेरिका में उन्होंने आरक्षण पर भी बयान दिया, जिस पर विवाद हुआ, और बाद में उन्होंने कहा कि वो आरक्षण विरोधी नहीं है। अपने बयान में उन्होंने सफाई दी और कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। राहुल गांधी ये बोले कि हम चाहते हैं कि आरक्षण 50% से ज़्यादा हो और हम इसे आगे ले जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कल आरक्षण पर पूछे गए एक सवाल पे कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जो कि अभी नहीं है। राहुल के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। I think politics in India changed. If you add up Dalits, tribals, OBCs, they come to 73%. Out of 70 people, there's one tribal. I think 3 Dalits, 3 OBCs. So, and I think a minority. So, 90% of India, in the government of India, has access to less than 10% of the positions that determine how money is going to be spent. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. I'm not against reservations. तो राहुल गांधी ने सफाई दी कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, वो आरक्षण को और आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह ने ये लिखा है कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में JKNC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो आज सुबह ही खबर आई कि बॉलीवुड की अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि मलाइका अरोड़ा के पिता, जो कि बांद्रा में रहते थे, उन्होंने खुदकुशी की है। बांद्रा में बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से गिरकर मलाइका के पिता की मौत हो गई है और जैसे ही ये खबर आई उसके बाद से मलाइका अरोड़ा, उनके परिवार से जुड़े तमाम लोग वहाँ पर नज़र आए। अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा, ये तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे। ये कहा जा रहा है कि उनकी जो पिता की मौत हुई है वो बिल्डिंग से गिरकर मौत हुई है। पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। We are standing in front of this building where inside the building body of Mr. Anil Mehta, aged 62 years, was found. For that, detailed investigation is going on. Bandra police station along with forensic team is on the spot, and we will investigate further from all the angles, and further legal processes being going on. Whatever SOP is followed in all the investigations, we are doing that. Keeping all the angles in mind, we will investigate it in detail.
तो हमारे सहयोगी जो इस खबर पे नज़र रखे हुए हैं आए हैं, उनके साथ उनसे बातचीत करते हैं, क्या ज़मीन पे हालात हैं। तो हमारे साथ जुड़ी हैं पूजा भारद्वाज और साथ ही हमारे साथ हैं सुनील सिंह। पूजा, अभी ये बताइए कि उनके पोस्टमार्टम उनका होना है, तो उससे जुड़े जो अपडेट्स हैं वो क्या हैं मलाइका अरोड़ा के पिता के बारे में? जी नगमा, हादसे के बाद उनके पार्थिव शरीर को इसी भाभा हॉस्पिटल में लाया गया। बीएमसी का ये हॉस्पिटल है और पोस्टमार्टम यहीं पर होना है। वैसे आप देखिए समय का तो 2 से 3 दिन लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया को होने में और रिपोर्ट सामने आने में, और जो डिटेल रिपोर्ट है उससे और ज़्यादा समय लगता है सामने आने में। लेकिन आपको बता दें, पुलिस खुद कह चुकी है कि पहली नज़र में और जो प्राथमिक जाँच हुई है उसमें ये खुदकुशी का ही मामला लग रहा है। हालांकि जो वहाँ पर पड़ोसी हैं उनकी तरफ से भी अलग अलग बयान आ रहे हैं, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 2023 में यानी कि पिछले साल वो बीमार हुए थे, अस्पताल में भर्ती किए गए थे। उस वक्त मलाइका भी अस्पताल पहुंचती थी। उनकी जो पत्नी है, जिनका उनसे सेपरेशन काफ़ी पहले हो चुका था, जब मलाइका 11 साल की थी, वो भी अस्पताल में पहुंचती थी। लेकिन उस वक्त कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई थी, ना अस्पताल से ना परिवार की ओर से, कि उन्हें क्या बीमारी थी। तो एक तरह से ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी बीमारी को लेकर। लेकिन इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। परिवार फिलहाल एकदम बहुत सदमे में है और इस वक्त आपको बता दें कि हर वो बड़ा चेहरा बॉलीवुड से जुड़ा हुआ वो मलाइका के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं, सबसे पहले अरबाज खान जो उनके एक्स हस्बैंड हैं वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद उनके तरफ के परिवार के सदस्य जो हैं, उनके पिता सलीम खान, भाई सोहेल खान, उनकी बहन अलवीरा खान, वो पहुंची इधर, क्योंकि मलाइका और अमृता की बहुत करीबी दोस्त हैं करीना, तो उनके घर से सैफ अली खान भी पहुंचे हैं। तो तमाम जो बॉलीवुड के बड़े चेहरे हैं जो मलाइका से जुड़े हुए हैं, उनके घर पर पहुंच रहे हैं। अनिल अरोड़ा, जिनका नाम अनिल मेहता बताया जा रहा है, उनके बारे में कई जानकारियां आ रही हैं कि किस तरह से उनका जॉयसी के साथ, जो कि मलाइका की मां है, उनसे सेपरेशन हुआ था। अमृता अरोड़ा जो मलाइका की बहन है, उस वक्त महज 6 साल की थी, मलाइका की उम्र 11 साल की थी। इस सेपरेशन के बाद से एक इंटरव्यू में मलाइका अरोड़ा ने बताया था कि बहुत ही गहरा असर उन पर पड़ा था इस सेपरेशन का। हालांकि अपनी माँ को बहुत ही अनोखे और नए अंदाज में वो देख पाई थी, समझ पाई थी, अलग ही अटैचमेंट था, लेकिन अपने पिता से करीबी इनकी बनी रही थी। आप देखें तो अभी हाल के समय में जो मलाइका की माँ है, उनके साथ उन्होंने रहना शुरू किया था। पहले वो अलग चेंबूर में रह रही थी। तो इस तमाम तरह की जानकारियां आ रही है। वापस आऊंगी आपके पास, हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, सुनील सिंह हैं, प्रशांत सिसोदिया हैं। सुनील, पहले तो ये जो आज खबर आई उससे जुड़ी आपके पास क्या जानकारी और है? कि कहा जा रहा है, जैसा पुलिस अब तक बता रही है, कि आत्महत्या ही है, पड़ोसी कुछ और बात कह रहे हैं, तो क्या अपडेट्स हैं और उनके बारे में और क्या जानकारियां हैं जिस वजह से ये जो आत्महत्या की बात है वो सामने आ रही है? नगमा, मीडिया के पास यानी हम लोगों के पास तकरीबन 11:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने खुदकुशी कर ली है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तब भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन हाँ अंदर हलचल ज़रूर थी, चूँकि उन्होंने अपनी 6ठी मंजिल की जो बालकनी है, आप देख रहे हैं एक बालकनी दिखाई पड़ रही होगी जिसमें न तो शीशा लगा हुआ है न तो कोई ग्रिल लगा हुआ है, एक पौधा दिखाई पड़ रहा है। उसी बालकनी से वो उन्होंने छलांग लगाई थी और नीचे वो यहाँ पर आकर ज़मीन पे गिरे थे और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल बाबा का जो पोस्टमार्टम केंद्र है वहाँ पर शव को रखा गया है। उसके बाद से यहाँ पर हलचल बढ़ी, पुलिस आई, उसके बाद फॉरेंसिक की पूरी टीम को बुलाया गया, क्योंकि पहले बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था कि किस तरह की है, कोई संदिग्ध भी बात हो सकती है क्या, ये सब जानकारी लेने के लिए। बहरहाल उसके बाद पुलिस के बड़े बड़े आला अफसर आते गए, फिर डीसीपी राजतिलक रोशन जो इलाके के डीसीपी वो यहाँ पर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने ये जरूर ये बताया, क्योंकि पहले ऐसा एक सवाल उठ रहा था कि क्या कहीं ये गिर गए तो हादसा तो नहीं है, या फिर उन्होंने खुदकुशी की है तो क्यों खुदकुशी की है, ये सवाल अभी बना हुआ है। बहरहाल उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये पहली नज़र में खुदकुशी का मामला है, लेकिन हम पूरी तरह की जांच कर रहे हैं। घर वालों का बयान लिया जा रहा है, क्योंकि उस समय सिर्फ वो और उनकी पत्नी घर में थी, ये जानकारी मिली है। बाकी परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं था, जैसा कि सूचना मिलने के बाद सबसे पहले अरबाज खान पहुंचे, बाद में पुणे की तरफ मलाइका अरोड़ा थी, फिर वो पहुंची, अमृता अरोड़ा पहुंची, तो सबका बयान लिया जा रहा है, उनका ये कहना है। और फिर पड़ोसियों से जो जानकारी मिली, पहली खबर आई थी कि वो बहुत बीमार रह रहे थे, तो शायद बीमारी की से परेशानी की वजह से की होगी, लेकिन एक पड़ोसी लहरी जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी तरह के बीमार नहीं थे
अच्छे खासे चलते फिरते थे, सोसाइटी के काम में बहुत इंटरेस्ट लेते थे और 3 दिन पहले ही उनकी मोबाइल से SMS के जरिए बात हुई थी और जो वॉचमैन है आसपास के उनसे भी बात की। उनका कहना था कि वो बराबर बाहर आते जाते रहते थे, तो कोई बीमारी की बात नहीं थी। तो वजह क्या रही है कि उन्होंने खुदकुशी की, एक बड़ा सवाल है जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। अदकी तौर पर पुलिस अभी तक इस पूरे मामले पर नगमा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक खबर आई है कि वो डिप्रेशन में थे, लेकिन डिप्रेशन किस वजह को लेकर था ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिसको के बारे में अभी फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए और पुलिस किसी नतीजे पे पहुंचे तब वो बताया जा सकता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से अनिल मेहता को खुदकुशी करनी पड़ी। तो खुदकुशी ही इसे बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी कुछ कह नहीं रही है, जांच पड़ताल चल रही है। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हैं। जैसा आप बता रहे थे सुनील के नेबर्स कह रहे हैं कि वो अच्छे खासे थे, बीमार नहीं थे, कोई डिप्रेशन उन्हें शायद था। तो प्रशांत क्या जानकारी है प्रशांत इनके बारे में? वो अब मलाइका अरोड़ा के जो पिता थे उनके बारे में क्या जानकारी है? क्या अपने परिवार के साथ उनके कैसे रिश्ते थे? मलाइका अरोड़ा, उनकी बहन या उनकी पत्नी, जिसके बारे में अब जानकारियां आ रही हैं कि वो बहुत काफ़ी पहले से सेपरेटेड हैं, पर क्या वो अकेले रहते थे? क्या बॉलीवुड के लोगों के साथ भी उनका कोई मिलना जुलना था? परिवार के साथ उनके रिश्ते के बारे में क्या जानकारियां हैं? देखिए, करीब 11 साल की थी जब मलाइका अरोड़ा, जब ये लोग अलग हो गए थे, यानी कि जॉयस जो इनकी पत्नी का नाम है, जो एक मलयाली क्रिश्चियन है, और जो ये अनिल अरोड़ा थे वो पंजाब से आते हैं, फजलका से नेवी मर्चेंट में थे वो, और वो मर्चेंट नेवी में थे, और वो 11 साल की थी तब ये लोग सेपरेट हो गए थे। लेकिन सेपरेशन के बाद जो वापस इनकी पत्नी है जॉयस, उन्होंने साथ में रहना शुरू कर दिया था। जॉयस एक बहुत ही आज़ाद मिजाज की महिला है जो अमेरिका अखबार में काम करती थी। अखबार का जो स्पेस सेलिंग होता है डिपार्टमेंट, उसमें वो काम करती थी। जो परिवार का अलग होने के बावजूद भी इस परिवार में आपस में बहुत प्रेम था। आपस में ये सब लोग मिलते थे पार्टीज़ पे, डिनर्स पे, लंच पे। हालांकि 2022 में जो क्रिसमस था उसमें भी इन लोगों ने साथ में मनाया था, और कुछ वक्त पहले भी मलाइका ने एक फ़ोटो डाला था। ये सब पूरा परिवार साथ में था, जिसमें आप फ़ोटो देखेंगे, आप इंस्टाग्राम वगैरह पे फ़ोटोग्राफ्स हैं उनके, जहाँ पे ये लोग आपको बहुत खुश नज़र आएंगे। जहाँ तक बात है, मैं एक और खबर जो कि आ रही थी वो ये कि ये जो बालकनी है, उस बालकनी में अक्सर बैठ के अनिल अरोड़ा जो है वो अखबार पढ़ा करते थे। तो ये भी एक कहीं से एक इस तरह का मानना भी है कि कहीं को अखबार पढ़ते पढ़ते गिर तो नहीं गए। जो एक खबर के मुताबिक, जिसमें उनकी पत्नी जो है जॉयस, उन्होंने कहा है कि वो जब कमरे में आई तो वहाँ पे उनकी जो चप्पलें थी वो देखी, तब उनको थोड़ा शक हुआ कि कहाँ चले गए। फिर उन्होंने जब झांक के देखा नीचे तो उनकी जो बॉडी थी वो नीचे पड़ी हुई थी। तो ये भी खबरें हैं। लेकिन जो परिवार को लेके जो ये बात हो रही है कि वो बीमार थे या डिप्रेशन में थे, ऐसी खबरें हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, वो जो अस्पताल गए थे तो वो घुटनों का कुछ प्रॉब्लम था, उसके लिए वो गए थे, ऐसी कोई ख़ास बीमारी नहीं थी। तो अभी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक एकदम क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि ये सुसाइड है या गिरने की वजह से एक्सीडेंटल मौत है। ये तो जब रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें इस परिवार की, तो ये सबको मालूम है कि मलाइका और अमृता दोनों ही, अमृता अब काफ़ी लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन अमृता और मलाइका दोनों ने अपना जो करियर है वो एज ए वीजे शुरू किया था, वीडियो जॉकी। आपको याद होगा MTV और VTV पे लोग आते थे, एंकरिंग करते थे, होस्ट होते थे। वहाँ से उन्होंने करियर शुरू किया था। उसके बाद फिल्में, मॉडलिंग, और इसी वजह से आप सोफ़ी चौधरी भी जो वहाँ पे नज़र आई थी, सोफ़ी चौधरी भी उसी जनरेशन से कहूँगा या उसी लॉट से हैं जब ये MTV पे और ये सब गाने आया करते थे और होस्ट होते थे। तो इनका जो करियर है वो फिल्मों में रहा। लेकिन जो अमृता है वो 2009 में उनकी शादी हो गई थी, और उसके बाद से वो उनका जो फिल्मों में आना वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। लेकिन मलाइका आइटम सॉन्ग्स और इन सब के लिए जानी जाती हैं। तो परिवार में खासा प्रेम था, अलग ज़रूर थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई आपस में मतभेद हो। जी, परिवार के लोग मिलते जुलते थे, पत्नी जो इनकी है वो भी साथ में रहती थी। पूजा, एक और सवाल कि इसमें अभी भी क्या क्वेश्चंस बचे हुए हैं? ये बात ज़्यादातर लोग, जैसे सुनील भी बता रहे थे, पुलिस भी इसी और बात कर रही है कि ये सुसाइड ही है। नेबर्स भी कह रहे हैं कि चलते फिरते भी थे, बीमारी भी नहीं थी, पर कुछ ऐसे सवाल हैं वहाँ पर अभी भी अनसुलझे जिनके जवाब की तलाश है।
बिल्कुल नगमा, और ये वही सवाल है जो हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं। एक तरफ तो आप देखें बिल्डिंग में कुछ वो पड़ोसी जो ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो बीमारी से वो परेशान थे, जो बीते कुछ समय से उनका इलाज भी चल रहा था, किस तरह की बीमारी थी, कितनी ज़्यादा वो बीमार थे, इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान परिवार से नहीं आया है, ना ही अस्पताल से आया है। तो उसको लेकर वो परेशान थे, तो एक कारण हो सकता है कि उन्होंने ऊपर से छलांग लगाई हो। लेकिन वहीं दूसरा तबका आप देखें जो उनका करीबी है, मलाइका अरोड़ा के परिवार का, अनिल मेहता के परिवार का, उनका कहना है कि ये हादसा हो सकता है। जैसे कि प्रशांत की जानकारी दे रहे हैं कि जब उनकी पत्नी वहाँ पर गई, उन्होंने चप्पल देखा, तो ये तमाम जो सीक्वेंस अगर आप देखें तो वहाँ पर ये भी अंदेशा है कि हो सकता है ये हादसा हुआ हो। पुलिस ने फिलहाल जो जानकारियाँ इकट्ठा की हैं, बयान जो दर्ज किए हैं वहाँ के आसपास के नेबर से, बिल्डिंग के लोगों से, उनसे समझते हुए शुरुआती जांच में पुलिस ने आधिकारिक तौर पे कह दिया है कि ये लगता है शुरुआती जांच में कि खुदकुशी का मामला है। लेकिन वहीं पर उन बयानों को भी अभी समझा जाएगा जो दर्ज हो रहे हैं, जो मलाइका अरोड़ा के परिवार की तरफ से हैं, जिनको लगता है कि ये हादसा होगा, क्योंकि सेपरेशन तो हो चुका था, लेकिन उनकी पत्नी काफ़ी समय से उनके साथ रह रही थी। और जैसा कि प्रशांत मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि तमाम जो ऐसे क्रिसमस पार्टीज हो या डिनर्स हो, परिवार मिलता रहता था। कई ऐसी तस्वीरें ऐसी आई हैं जहाँ पे मलाइका अपने पिता की गोद में लेटी हुई और बहुत करीब उनकी पत्नी साथ में, कई ऐसी इवेंट्स पे साथ में दिखे हैं। तो ये खुशी भरा माहौल परिवार में दिखा है। तो डिप्रेशन का कारण क्या हो सकता है कि वो सुसाइड में कन्वर्ट हो जाए, वो भी अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का भी हमें इंतजार करना होगा और पुलिस की जांच का भी। जी बिल्कुल, पुलिस की जांच का इंतजार करेंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद भी क्या सामने आता है वो देखेंगे। फिलहाल धन्यवाद आप तीनों का इसके तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए। तो अभी कुछ सवाल हैं, हालांकि पुलिस भी खुदकुशी की बात कर रही है, लेकिन तमाम जांच पड़ताल हो रही है। पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आएगी और पुलिस उसके बाद जांच जो कर रही है उसकी भी जानकारियां सामने आएंगी। राज्यों की जंग में बात हरियाणा की। हरियाणा में जिंद की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पहलवान विनेश फोगाट ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पर्चा भरने के बाद उन्होंने कहा कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए वो चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं। आपको ये बता दें कि जुलाना विनेश फोगाट का ससुराल भी है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूँ और वहाँ पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है। आज ऑफिस में आके मतलब सर से मिल के ऐसे लगा, और भाई साहब आए हैं तो मतलब जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। तो हम अपनी जीत और मेहनत कर रहे हैं और सतपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। इन्होंने भी अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने लोकसभा के लिए जो जीत यहाँ से जींद जुलाना से मिली थी, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज़्यादा हम प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिले। और भाई साहब जो बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार में आए हम और हर एक वर्ग का भला हो, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जुलाना के लोगों ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, उनके प्यार के ऊपर, सम्मान के ऊपर मैं हमेशा खरी उतरूँ। कि जुलाना के लोगों ने मुझे बेटी माना है बहू से ज़्यादा, लेकिन मेरी शादी हुई थी यहाँ पे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को 2 जगह से प्यार मिल रहा है। जहाँ पैदा हुई थी वहाँ से तो मिला ही है, अभी जहाँ पे नई जगह पे मैं आई हूँ तो मेरे को उससे भी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो मैं एक बहुत भाग्यशाली लड़की हूँ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आज अपना पर्चा भरा है और वो गढ़ी सांपला खिलोई सीट से उम्मीदवार हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और बीजेपी सरकार जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग ये अपना इरादा कर चुके हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार। चुनाव लड़ चुके, हर बारी नामांकन होता है और लोग आशीर्वाद देते हैं। लोगों की सेवा करना हमारा फर्ज है। जिस नियत से हम राजनीति में आए, हमारा परिवार यही है, जनसेवा के लिए। तो ये मेरे को मौका दिया है लोगों ने, जितनी भी हो सकेगी जनसेवा करेंगे। लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया, मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटुओं को कोई वोट देने वाला नहीं है। पिछली बार वोट काटुओं को दी थी वोट, तो उन्होंने मिलकर सरकार बनाई और 5 साल इस हरियाणा को बर्बाद कर दिया। तो इस दफ़ा ऐसा मानना है नेताओं का कि कांग्रेस का वहाँ पे काफ़ी बोलबाला है और वो अच्छी जीत हासिल करेंगे। वैसे आम आदमी पार्टी और उनकी बात नहीं बनी है, इसका कितना नुकसान होगा ये भी देखना पड़ेगा। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।